नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 और भाग 1 था क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो उसके बाद में जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 है उसी से रिलेटेड चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राज्य पुनर्गठन। इसको आज हम लोगों को पढ़ना है। तो अब हमें ये समझना होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय की स्थितियां क्या थी। तो उस समय की स्थितियां थी कि जो राजनीतिक इकाइयां थी वो दो भागों में बटी हुई थी। कौन कौन? एक थे देसी रियासत और दूसरी क्या थी? ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांत कौन है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटिश प्रांत जो थे ये इन पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार होता था और जो देसी रियासतें थी इन पर भी अंग्रेजों का अधिकार होता था, लेकिन ये कुछ मामलों में क्या होते थे, स्वतंत्र होते थे। यहां पर राजा महाराजाओं का शासन होता था, लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार करते थे। इस ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत का मतलब यहां पर यह हुआ कि ब्रिटिश की अधीनता ये स्वीकार करते थे, लेकिन अपना शासन प्रशासन चलाते रहते थे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस समय कुल मिलाकर कितनी देसी रियासतें थी? 552। उस समय इंडिया में कुल मिलाकर कितनी देशी रियासतें थी? 552। अब आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो इसी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो नए देशों का उदय हुआ। भारत और पाकिस्तान, अर्थात भारत से अलग किया गया किसको? पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो देसी रियासतें थीं इनको भी स्वतंत्रता दी गई। इनको स्वतंत्रता क्या दी गई कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो इनके साथ समझौता हुआ था और समझौता ये था कि जब तक हम आप पर शासन करेंगे तभी तक आप हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे। अब अंग्रेजों ने एक चाल चली कि अब हम यहां से जा रहे हैं तो जो देसी रियासतें हैं इनके पास 3 विकल्प रखे गए। कितने विकल्प? 3 विकल्प रखे गए। अब वो विकल्प थे क्या? वो विकल्प थे चलिए पहले हम लोग देसी रियासतों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अन्य राज्यों पर आएंगे और जो जो विभिन्न आयोग बने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो देसी रियासतें थी, कुल मिलाकर कितनी देसी रियासतें थी? 552। कुल मिलाकर कितनी देसी रियासतें थी? 552 देसी रियासतें थी। और इनके पास कितने, अंग्रेजों ने इनके पास कितने विकल्प रखे? इनके पास 3 विकल्प क्या क्या थे? जो इनके पास पहला विकल्प था ये था या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में। दूसरा विकल्प क्या था कि इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि ये भारत में शामिल होंगे या फिर पाकिस्तान में। और जो तीसरा विकल्प था ये इनके पास ये था कि ये क्या रह सकते थे? स्वतंत्र हो सकते थे, क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे वे स्वतंत्र ही थे, इनका अपना शासन होता था, तो उसी आधार पर इनको कहा गया कि आप स्वतंत्र हो सकते हैं। अच्छा, एक प्रावधान अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ही लैप्स ऑफ पैरामाउंसी में ही ये 3 विकल्प दिए गए थे कि ये स्वतंत्र रह सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर भारत में शामिल हो सकते हैं। अब 552 देशी रियासतें जो थीं इसमें से 549 देशी रियासतें, कितनी? 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो जाती। और यह संभव हो पाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। 549 देशी रियासतें यहां शामिल हो जाती हैं और जो 3 देशी रियासतें, मुख्य रूप से हम इन्हीं की कहानी पढ़नी है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब ये किन किन कार्यवाहियों के द्वारा, ये किस तरह से, जनमत संग्रह के आधार पर या सैन्य कार्यवाही के आधार पर या फिर विलय पत्र के आधार पर, तीनों 3 आधार पर। जम्मू कश्मीर कैसे शामिल होता है? विलय पत्र के आधार पर। जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल होता है और हैदराबाद सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल होता है। तो बात समझ में आई? तो अब इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, यहाँ का शासक था वो हिंदू था और उसका नाम क्या था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह यहाँ हिंदू शासक थे और यहाँ की जो जनसंख्या थी ये क्या थी? मुस्लिम बहुसंख्यक थी। मतलब यहाँ पर जो अधिकतर जनसंख्या थी वो क्या थी? मुस्लिम थी। अक्टूबर 1947 में अब होता क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है। ये राजा हरि सिंह का एक सपना था कि हम इसको
स्विट्जरलैंड बनाएंगे एशिया का स्विट्जरलैंड बनाएंगे। और यहाँ से भारत से पर्यटक भी यहाँ आएंगे, पाकिस्तान से भी पर्यटक यहाँ आएंगे, और हमारा एक छोटा सा देश रहेगा जो सबसे सुंदर होगा। और यहाँ पर चूंकि पर्यटकों की भरमार होगी, आमदनी होगी खूब, तो ये सोचकर राजा हरि सिंह ने ये कहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन शायद उनका ये सोचना उन पर भारी पड़ गया और पाकिस्तान ने इन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान सेना ने कबायलियों के भेष में इन पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया और राजा हरि सिंह पाकिस्तान सेना का मुकाबला करने में अक्षम महसूस करने लगे अपने आप को, उनको लगा कि ये जो है इस पर किसका आक्रमण पूर्ण रूप से अधिकार हो जाएगा, पाकिस्तान का अधिकार हो जाएगा, तो उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने तब भारत ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा कि हम आपकी मदद क्यों करें, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक स्वतंत्र देश हो और आप एक देश की दूसरे देश से क्या है, लड़ाई है, हमारा वहां कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है। हालांकि ये नेहरू जी, पटेल जी की चाल ही रही होगी। तो फिर क्या होता है, तो राजा हरि सिंह कहते हैं कि हम भारत में विलय करने के लिए तैयार हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू शर्त रखते हैं कि अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, आप भारत का अंग बनने के लिए, आप अगर भारत का अंग बनने के लिए तैयार हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो मरता क्या ना करता, राजा हरि सिंह जो है वो तैयार हो गए और उन्होंने उनके प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए भारत भेजा। और 26 अक्टूबर 1947 को ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और जम्मू कश्मीर क्या हुआ, ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, अब जब भारत का अंग बन गया, इधर से पाकिस्तानी सेना और इधर से हिंदुस्तानी सेना कूच करने लगी। दोनों में फिर क्या हुआ, लड़ाई हुई और उसके बाद में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेनाओं ने खदेड़ा, भारतीय सेना ने इनको खदेड़ा। अब क्या हुआ कि इसी समय अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से युद्ध विराम लागू हुआ। युद्ध विराम लागू हो गया, मतलब कि आप यथास्थिति बनाए रखें, वहीं पर रुक जाए। अब इससे एक नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि भारतीयों ने इनको बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन कहा गया कि जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था, जहां तक पाकिस्तानी सेना जो है आ चुकी थी, वही यथास्थिति बनाए रखें। तो पाकिस्तानी सेना लगभग इतने पोर्शन तक आ चुकी थी, तो आज भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या कहते हैं, पीओके ना। और अब तो इसमें जो है लद्दाख का भी कुछ क्षेत्र आ गया है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दो राज्यों को बांट दिया गया है। ये दोनों जो है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों क्या है, संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, क्यों कहा गया, क्योंकि इतने पोर्शन पर जो कश्मीर का भाग है उस पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। लेकिन हम अपने आज भी अपने जो हमारा नक्शा है उसमें हम यही दिखाते हैं, जो हमारा मैप है उसमें हम यही दिखाते हैं कि हमारा इतना पोर्शन है। अब आपकी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर ले तो क्या आप उसको अपने नक्शे से या अपने मैप से काट देंगे कि नहीं अब हमारा यह अधिकार नहीं रहा, कि मुकदमा लड़ेंगे। तो भारत की स्थिति भी आज ये बनी हुई है। आप सुनते होंगे कि हमारे नेताओं के द्वारा समय समय पर भाषण दिया जाता है कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर रहेंगे, इस तरह के वक्तव्य। तो ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कहानी थी जो जम्मू एंड कश्मीर देसी रियासत थी उसका जो है भारत में विलय की। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जूनागढ़। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जूनागढ़। जो जूनागढ़ रियासत थी, जो जूनागढ़ देसी रियासत थी, यहां पर नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय। मोहम्मद महाबत खान तृतीय थे और यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू बहुसंख्यक थी, अर्थात जो मैक्सिमम यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, हिंदू थी। और इनका जो मोहम्मद महाबत खान, अच्छा इनके बारे में एक बहुत फेमस बात है कि जो नृत्य है इनकी रगों में बसा हुआ था। ये शाम में बाकायदा दरबार लगाते थे और खुद नृत्य करते थे। बात समझ में आई। और इनको एक इनका कुत्ता था, उससे इनको बहुत लगाव था। यहाँ तक कहा जाता है कि जब ये नवाब पाकिस्तान भागने लगे तो इन्होंने अपने कुत्ते को लेकर भागना उचित समझा और अपनी रानी को यहीं पर छोड़ दिया। तो कुत्ता लेकर ये वहां पर जाते हैं पाकिस्तान और अपनी रानी को यहीं छोड़ जाते हैं। खैर, तो ये चाहते क्या थे नवाब, ये चाहते थे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो हमारा जूनागढ़ रियासत है ये किसमें शामिल हो जाए, पाकिस्तान में। लेकिन चूंकि स्थानीय जनता बहुसंख्यक हिंदू थी, तो इसका स्थानीय जनता ने क्या किया, विरोध किया। और विरोध किया तो जो नवाब था इसको पता चल गया कि अब जनता ने विद्रोह कर दिया है, यहां रह पाना संभव नहीं है। तो यहां से नवाब जो है पाकिस्तान भाग गया। ये भी कहा जाता है कि बाद में इसकी पाकिस्तान में बहुत दुर्गति हुई और इसके सभी जो धन वन लेकर भागा था वो छीन लिए गए। वहां पर जिस शान शौकत के लिए गया था वो इसको वहां पर कुछ नहीं मिला। तो पाकिस्तान नवाब जो है पाक भाग गया
और फिर क्या हुआ कि जब ये पाकिस्तान भाग गए यहाँ का नवाब मोहम्मद महाबत खान, तो उसके बाद क्या गया कि जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के आधार पर जो ये जूनागढ़ रियासत थी, इसको जो है 20 फरवरी 1948 को भारत में विलय कर लिया। तो ये थी जूनागढ़ की कहानी। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद। तो आइए अब हैदराबाद देसी रियासत के बारे में देखते हैं। यहाँ का जो निजाम था वो कौन था? उस्मान अली। यहाँ का निजाम था उस्मान अली, और उस्मान अली ये चाहता था कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे। पाकिस्तान से इसकी नज़दीकियाँ थीं, और एक पाकिस्तान की सहायता से ही हैदराबाद को, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हैदराबाद पाकिस्तान के तो बहुत करीब पड़ता नहीं, लेकिन भारत के मुख्य भूभाग पर है। तो इसलिए ये पाकिस्तान इसको चाहता था कि ये स्वतंत्र राष्ट्र ही बना रहे, स्वतंत्र राज्य ही बना रहे। तो पाकिस्तान की सहायता से हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र राज्य बनाए रखना चाह रहा था। और यहाँ पर सब कुछ था, डाक सेवाएं थी और रेल था, सब कुछ था यहाँ पर, मतलब एक समृद्ध राज्य था कुल मिलाकर। लेकिन यहाँ पर जो निजाम था, इसके विरुद्ध यहाँ की जनता खड़ी हो गई, और जनता ने यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया भारत में विलय के लिए। और जब वहां पर भारत की एक हिसाब से देखा जाए तो भारत की आंतरिक स्थिति ही थी, तो चूंकि भारत की आंतरिक स्थिति अशांत हो गई, तो वहां पर भारत का हस्तक्षेप बनता था। तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। अच्छा, ऑपरेशन पोलो क्यों कहा गया? क्योंकि हैदराबाद में पोलो के मैदान बहुत थे। तो पोलो के मैदान बहुत थे, इसीलिए एक ऑपरेशन का नाम दिया गया था। वो क्या था? ऑपरेशन पोलो। और वहीं पर तमाम गतिविधियां इस ऑपरेशन को लेकर वहीं पर तमाम गतिविधियां संपन्न हुई, इसीलिए क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत क्या हुआ कि सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने निजाम को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, आपको याद क्या रखना है? ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और पुलिस कार्यवाही या सैन्य कार्यवाही द्वारा जो है हैदराबाद देसी रियासत को क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। कहीं कहीं पर पुलिस लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर सैन्य लिखा हुआ, चाहे पुलिस कार्यवाही के द्वारा और चाहे सैन्य कार्यवाही के द्वारा। एक बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर कैसे मिला? जम्मू कश्मीर कैसे मिला? विलय पत्र के आधार पर। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि JNK कैसे मिला? विलय पत्र के आधार पर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आधार पर? विलय पत्र के आधार पर। जम्मू कश्मीर विलय पत्र के आधार पर। इसके अलावा जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ ये कैसे मिला? जनमत संग्रह के आधार पर। भारत में कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर। और जो हैदराबाद है, इसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा या सैन्य कार्यवाही के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया? इसको भारत में मिलाया गया। तो इस तरह से आप देखें तो देसी रियासतें, जो 3 देसी रियासतें, 549 तो पहले से ही स्वीकार कर लिया था उन्होंने भारत में शामिल होना, लेकिन जो 3 देसी रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये हम लोगों ने देसी रियासत से संबंधित जितनी बातें थी उसको कवर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, वहां पर भी मांग की जाने लगी कि वहां पर भी मांग की जाने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो, या अलग अलग स्टेट्स की मांग होने लगी। तो उन सब को स्वतंत्रता के बाद उन सब पर विचार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। तो उन समितियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।